नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे एंजाइम गतिकी यानी एंजाइम काइनेटिक्स पर। आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन की गति को समझना है, मतलब स्पीड ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम माइकेलिस मेंटन सिद्धांत से लेकर एंजाइम के अवरोध यानी इनहिबिशन तक के पूरे सफर का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हाँ, ताकि ये समझ में आ सके कि हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे नियंत्रित होती हैं। एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एंजाइम गतिकी की अगर एक सरल परिभाषा दें तो ये एंजाइम उत्प्रेरित प्रक्रियाओं की दर का अध्ययन है, मतलब प्रक्रिया कितनी तेज या धीमी हो रही है। हाँ, और इसे समझने के लिए जो सबसे क्लासिक उदाहरण है वो ताला चाबी वाला तंत्र है ना, लॉक एंड की मैकेनिज्म। बिल्कुल वही, जहां हम मान सकते हैं कि एंजाइम एक ताले की तरह है और जो सबस्ट्रेट है जिस पर प्रतिक्रिया होनी है वो उसकी चाबी है। एक विशिष्ट ताले के लिए एक विशिष्ट चाबी। और वैज्ञानिक नजरिए से मैं इसे एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देखती हूँ। एक समीकरण है जो इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। E+S जो रिवर्सिबल होकर बनाता है ES कॉम्प्लेक्स। मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ, और फिर वो आगे बढ़कर E+P में टूट जाता है, यानी एंजाइम वापस अलग हो जाता है और हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि अगर हम इस सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ा दें तो इस प्रतिक्रिया की दर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यह एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो हमें मुख्य रूप से 2 चरण दिखते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता है शुरुआत में प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ती है। सकते हैं जो बिल्कुल रेखीय या लीनियर होता है। आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं और दर बढ़ जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद वो रुक जाता है ना? हाँ, वो फेज बी है, संतृप्ति या सैचुरेशन का चरण। होता ये है कि एंजाइम के पास कुछ सक्रिय स्थल होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं। जब आप बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो वो सारे सक्रिय स्थल भर जाते हैं। तो मतलब अब एंजाइम के पास काम करने के लिए जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। सभी सक्रिय स्थल भर जाने के बाद दर अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है, जिसे हम Vmax कहते हैं। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट डाल लें, गति नहीं बढ़ेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां सबस्ट्रेट प्रचुर मात्रा में हो, बहुत सारा हो और प्रतिक्रिया की दर रुक गई हो, तब क्या? तब हम दर को कैसे बढ़ा सकते हैं? तब शरीर एक दूसरा तरीका अपनाता है। एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाना? हाँ, बिल्कुल। अगर सबस्ट्रेट की कमी नहीं है तो प्रतिक्रिया की दर सीधे एंजाइम की सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब लीनियर रिलेशनशिप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एकदम सही। आपके पास कच्चा माल बहुत है तो आप बस कारखाने में मशीनें बढ़ा दीजिए, उत्पादन बढ़ जाएगा। ये तो हो गई सांद्रता की बात, लेकिन वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ता है इन पर, जैसे तापमान। हाँ, तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के एंजाइम शरीर के सामान्य तापमान यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा काम करते हैं। और अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्योंकि बुखार में शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। वो एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। हाँ, क्योंकि अत्यधिक गर्मी एंजाइम के हाइड्रोजन बंधों तो तोड़ देती है। बिल्कुल, और जब वो बंध टूटते हैं तो एंजाइम स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं। उसका आकार ही बिगड़ जाता है। और एक बार आकार बिगड़ गया तो ताले में चाबी फिट नहीं होगी। एकदम सही कहा। एक और कारक है पीएच। ये भी बहुत रोचक है। 2 अलग-अलग एंजाइमों का उदाहरण मुझे हमेशा याद आता है। एक है पेप्सिन जो हमारे पेट में होता है। हाँ, जो प्रोटीन पचाता है। बिल्कुल। और हमारे पेट का माहौल बहुत ही अम्लीय या एसिडिक होता है। पेप्सिन उसी अम्लीय माहौल में शानदार काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ आंतों में ट्रिप्सिन होता है। और ट्रिप्सिन को क्षारीय या बेसिक माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि दोनों का स्वभाव इतना अलग है? देखिए, असल में अत्यधिक पीएच एंजाइम के सक्रिय स्थल के आवेश यानी उसके चार्ज को बदल देता है। अच्छा। हाँ, अगर पीएच सही नहीं है तो सक्रिय स्थल का चार्ज बदल जाएगा और वो सबस्ट्रेट को पकड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हर एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर ही काम करता है। अब ये सब तो हमने वैचारिक रूप से समझ लिया, लेकिन जब गणित की बात आती है तो एक समीकरण है जो इस पूरे क्षेत्र की नींव है। आप माइकेलिस मेंटेन समीकरण की बात कर रहे हैं? हाँ, वही जो है V = Vmax × S /
Km+S। ये समीकरण एंजाइम गतिकी का सबसे अहम हिस्सा है और ये मुख्य रूप से दो पूर्वानुमानों या अजम्पशंस पर टिका है। वो दो पूर्वानुमान क्या हैं? पहला है स्थिर अवस्था यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब है कि ईएस कॉम्प्लेक्स के बनने की दर और उसके टूटने की दर एक बिंदु पर आकर बराबर हो जाती है। और दूसरा ये कि ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती होता है, वो वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट सकता है। इस समीकरण में एक बहुत ही खास चीज है, Km, माइकलस स्थिरांक। हाँ, Km को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये वो सबस्ट्रेट सांद्रता है जिस पर प्रतिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा होता है, यानी Vmax/2। लेकिन इसका जीव विज्ञान में क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध आकर्षण से है, एफिनिटी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इसमें उल्टा संबंध होता है। मतलब अगर Km कम है तो इसका मतलब है उच्च आकर्षण, हाई एफिनिटी। वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बहुत मजबूती से बंधता है। बिल्कुल। और अगर Km उच्च है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आकर्षण कम है, वीक बाइंडिंग। उसे अपनी आधी अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए बहुत सारा सबस्ट्रेट चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को प्रयोगशाला में मापना, खासकर उस घुमावदार ग्राफ से, काफी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसीलिए लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये एक डबल रेसिप्रोकल ग्राफ है ना, 1/v वर्सेस 1/s। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो घुमावदार डेटा है उसे रेखीय बनाया जाए, एक सीधी रेखा में लाया जाए, ताकि Vmax और Km को सटीकता से निकाला जा सके। हाँ, जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जो y अवरोधन होता है, y इंटरसेप्ट, वो 1/Vmax होता है और जो x अवरोधन होता है वो -1/Km होता है। और उस रेखा का ढलान या स्लोप Km/Vmax होता है। बिल्कुल। इससे गणना करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय की, एंजाइम निषेध या एंजाइम इनहिबिशन। सीधे तौर पर दवाओं से जुड़ा है। हाँ, अवरोधक वो अणु होते हैं जो एंजाइम की उत्प्रेरक गतिविधि को कम कर देते हैं या रोक देते हैं। और इन्हें हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल और अपरिवर्तनीय यानी इररिवर्सिबल। प्रतिवर्ती में सबसे पहले आता है प्रतिस्पर्धी निषेध, कॉम्पिटिटिव। ये बहुत ही सीधा है। इसमें अवरोधक बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा दिखता है, एक बहरूपीय की तरह। हाँ, और वो सक्रिय स्थल के लिए असली सबस्ट्रेट से लड़ता है, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के मामले में मैलोनेट और सक्सिनेट के बीच की प्रतिस्पर्धा। लेकिन इसका गणितीय प्रभाव क्या होता है? इसमें Vmax समान रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा असली सबस्ट्रेट डाल दें तो वो अवरोधक को बाहर कर देगा। लेकिन Km बढ़ जाता है क्योंकि अब एंजाइम का स्पष्ट आकर्षण कम हो गया है। इसके बाद आता है गैर प्रतिस्पर्धी निषेध, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये थोड़ा अलग है। इसमें अवरोधक सक्रिय स्थल पर नहीं जाता। तो वो कहाँ जाता है? वो एंजाइम पर किसी दूसरी जगह जाकर जुड़ जाता है, जिसे एलोस्टेरिक स्थल कहते हैं, और वहां जुड़कर वो पूरे एंजाइम का और खासकर सक्रिय स्थल का आकार ही विकृत कर देता है। मतलब अब असली सबस्ट्रेट चाहकर भी फिट नहीं हो सकता? बिल्कुल। इसलिए इसमें आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। Vmax कम हो जाता है, लेकिन जो एंजाइम बच गए हैं उनका आकर्षण नहीं बदलता, इसलिए Km अप्रभावित रहता है। एक तीसरा प्रकार भी होता है ना, अप्रतिस्पर्धी निषेध, अनकॉम्पिटिटिव। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये खाली एंजाइम से नहीं जुड़ता। ये केवल तभी जुड़ता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले ही मिलकर ईएस कॉम्प्लेक्स बना चुके हों। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, और इसी वजह से इसमें Km और Vmax दोनों कम हो जाते हैं। ये तीनों तो प्रतिवर्ती थे, लेकिन अपरिवर्तनीय निषेध यानी इररिवर्सिबल इनहिबिशन बहुत गंभीर होता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अवरोधक सक्रिय स्थल के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाता है। एंजाइम हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाता है। इसके उदाहरण काफी खतरनाक हैं, जैसे साइनाइड। हाँ, साइनाइड हमारे श्वसन तंत्र के एक अहम एंजाइम को हमेशा के लिए रोक देता है। लेकिन इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन भी इसी तरह काम करता है? बिल्कुल। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाले एंजाइम को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अगर हम एक त्वरित सारांश दें श्रोताओं के लिए, प्रतिस्पर्धी में Vmax समान, Km बढ़ता है। गैर प्रतिस्पर्धी में
Vmax कम, Km समान, और अप्रतिस्पर्धी में दोनों कम हो जाते हैं। एकदम सही। ये सारांश याद रखना बहुत जरूरी है। इन सब तकनीकी बातों के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि वास्तविक दुनिया में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस पूरी गतिकी का क्या महत्व है? इसके कई बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक और व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला तो दवा निर्माण या ड्रग डिजाइन है। जैसे आपने पेनिसिलिन का उदाहरण दिया। हाँ, पेनिसिलिन एक विशिष्ट एंजाइम अवरोधक के रूप में ही काम करता है। हम बीमारियों का कारण बनने वाले एंजाइमों को लक्ष्य बनाकर उनके लिए अवरोधक डिजाइन कर सकते हैं। और चयापचय विनिमयन मतलब शरीर खुद को कैसे नियंत्रित करता है? शरीर फीडबैक इनहिबिशन का उपयोग करता है। जब किसी चीज का बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो वो अंतिम उत्पाद ही जाकर उस प्रक्रिया के शुरुआती एंजाइम को रोक देता है। ये चयापचय विनिमयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और मैंने सुना है कि क्लिनिकल एसेज में भी इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, खून में विशिष्ट एंजाइमों के स्तर को मापकर हम कई बीमारियों का निदान कर सकते हैं, जैसे लीवर या दिल की बीमारियों का पता लगाना। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सीधे तौर पर हमारी सेहत और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हैं। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हमने देखा कि पेनिसिलिन या साइनाइड जैसे अवरोधक एंजाइमों को स्थायी रूप से यानी इरिवर्सिबल तरीके से निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जब चिकित्सा में दवाओं के माध्यम से शरीर के कुछ एंजाइम स्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं तो एक जीवित प्रणाली लंबे समय में इस अचानक हुए बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाती है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। शरीर की अनुकूलन क्षमता को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, चलिए इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।